दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महाराष्ट्र में मुंबई पुणे छोड़कर घर घर पहुंचेगा अखबार, राज्य सरकार नियमों में ढील देने को हुई है राजी। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र सरकार घर घर अखबार वितरण नीति में ढील देने को राजी हो गई है और अब मुंबई पुणे एवं कंटेनमेंट एरिया कोरोना प्रभावित क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों पर घर घर अखबार बांटे जा सकेंगे और वितरण में सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार को ये नया आदेश हाईकोर्ट द्वारा पूछे गए उस सवाल के बाद निकालना पड़ा, जिसमें उसने पूछा है कि अखबारों के वितरण पर रोक लगाने के पीछे उसका तर्क क्या है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव अजोय मेहता की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार 20 अप्रैल 2020 से प्रिंट मीडिया को लॉकडाउन से छूट दी जा चुकी है और पहले इस छूट में अखबारों एवं पत्रिकाओं का घर घर वितरण प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन मंगलवार को जारी नए आदेश के अनुसार मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन MMR तथा पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन PNC क्षेत्र सहित कोविड-19 के कारण जिलाधिकारी द्वारा घोषित सभी कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर अन्य स्थानों पर अखबारों एवं पत्रिकाओं के घर घर वितरण पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा और ये वितरण ग्राहकों की सहमति व उसकी जानकारी में ही हो सकेगा और अखबार वितरण को मास्क पहनना होगा, हाथों में सैनिटाइजर लगाना होगा और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। आपको बता दें मुंबई पुणे एवं कंटेनमेंट क्षेत्रों में अखबारों का वितरण स्टॉल्स पर किया जा सकेगा। और अब बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली नोएडा बॉर्डर पूरी तरह हुआ सील। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को कम करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने गौतम बुद्ध नगर व दिल्ली के बीच आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है और जिलाधिकारी ने यह आदेश चिकित्सा विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई आख्या के बाद किया है। आपको बता दें आवागमन में सरकारी कर्मचारियों, कोविड-19 में लगे अधिकारियों, एम्बुलेंस सेवाएं व अन्य कुछ आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी और जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया पिछले कुछ दिनों के दौरान जिले के कई व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और जांच में ये बात सामने आई है कि जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनका संबंध किसी न किसी कारण दिल्ली से रहा है और ऐसे में कहीं न कहीं ये संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली से आने वाले लोग संक्रमण फैला रहे हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने अग्रिम आदेशों तक दिल्ली व गौतम बुद्ध नगर के बीच आवागमन को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है और जिलाधिकारी ने बताया कि इस प्रतिबंध अवधि के दौरान ऐसे अधिकारी जो कोविड-19 की सेवा में लगे हैं, ऐसे वाहन जो आवश्यक सामग्रियों को लेकर जाते हैं, एम्बुलेंस सेवा, भारत सरकार में तैनात उप सचिव व उनके वरिष्ठ अधिकारी, चिकित्सा विशेषज्ञ व ऐसे मीडिया कर्मी जिन्हें अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एवं जिला सूचना अधिकारी द्वारा पास जारी किए जाएंगे, उन्हें छूट दी जाएगी। और देर रात डीएम की तरफ से आदेश जारी हुआ जिसमें बताया गया है कि 22 अप्रैल को पुरानी प्रणाली मान्य होगी। इसके लिए ईमेल जारी किया जाएगा जिस पर आवेदन करने वालों को पास जारी किए जाएंगे और जिलाधिकारी ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। और अब अगली जो बड़ी खबर आ रही है वो है पालघर से। आपको बता दें पालघर में साधुओं की जान जाने पर NHRC ने महाराष्ट्र DGP को जारी किया नोटिस, कहा घटना में पुलिस की लापरवाही के है संकेत। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र में पालघर में 2 साधुओं से 3 लोगों को भीड़ द्वारा पीट कर जान जाने की घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने संज्ञान लिया है। NHRC ने पुलिस की मौजूदगी में घटी घटना पर महाराष्ट्र के DGP को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में विस्तृत जवाब मांगा है। आपको बता दें जवाब में पुलिस को बताना होगा कि उसने घटना पर क्या कार्रवाई की है और क्या जान जाने वालों के परिजनों को कोई मदद दी गई है और मॉब लिंचिंग की ये घटना गत 16 अप्रैल की है। आयोग के नोटिस में कहा गया है कि चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान जबकि पुलिस प्रशासन ज्यादा सतर्कता बरत रहा हो तो 3 लोगों की इस क्रूर तरीके से जान जाने पर पीड़ितों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। ये घटना पब्लिक सर्वेंट की लापरवाही का संकेत है। आयोग ने कहा कि उसे प्राप्त हुई शिकायत और मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक जान जाने वालों के सुशीर गिरी और कल्प वृक्ष गिरी एवं संप्रदाय के साधु थे और वे ड्राइवर के साथ एक अंत्येष्टि में भाग लेने जा रहे थे। जिस समय बेकाबू भीड़ ने उनके चोर होने के शक में उनकी कार पर हमला किया। उन पर हमले का वीडियो 19 अप्रैल को वायरल हुआ था जिसमें दिख रहा है कि जब उन पर हमला हुआ उस समय पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद थे। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के चलते दुबई में फंसे सोनू निगम, ट्विटर पर हो रही है गिरफ्तारी की मांग, जाने पूरा मामला।
जी आपको बता दें कि बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते पिछले कुछ दिनों से दुबई में फंसे हुए हैं, मगर मंगलवार को अचानक ट्विटर पर सोनू ट्रेंड होने लगे और उनकी गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। इसके पीछे उनका कुछ साल पुराने ट्वीट की वजह बताया जा रहा है, जिसमें सोनू ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने पर आपत्ति जाहिर की थी और हंगामे से बचने के लिए सोनू फिलहाल ट्विटर से चले गए हैं। और आपको बता दें कि ट्विटर पर कुछ यूजर्स सोनू के लगभग 3 साल पुराने ट्वीट्स पोस्ट करके दुबई अथॉरिटीज से उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इसको लेकर ट्वीट्स किए हैं कि हालांकि कुछ सोनू के दुबई में फंसने पर उनका मजाक भी बना रहे हैं कि अब कैसे वो अजान की आवाज बर्दाश्त कर रहे होंगे। सोनू ने दुबई में फंसे होने का ऐलान कुछ दिनों पहले ही किया था और वहीं से ऑनलाइन कॉन्सर्ट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि नालंदा शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि संकट झेल रहे उद्यमियों को योगी सरकार ने दी राहत, सभी इकाइयों को 3 माह के ब्याज पर छूट। जी हम बात करें कि कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन की मार सभी औद्योगिक और व्यावसायिक इकाइयों पर पड़ी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इन्हें राहत देते हुए 22 मार्च से 30 जून तक की अवधि के सभी प्रकार के देय बिल आदि के विलंब भुगतान पर ब्याज से छूट देने का निर्णय लिया है। आपको बता दें, यूपी सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि लॉकडाउन में औद्योगिक, व्यावसायिक व संस्थागत इकाइयों को बंद करना पड़ा, आर्थिक गतिविधियों का संचालन भी रुक गया। इसमें इन इकाइयों के सामने आए वित्तीय संकट को देखते हुए सरकार औद्योगिक इकाइयों के सशर्त फिर से संचालन की अनुमति दी है। अब राज्य के सभी औद्योगिक व वाणिज्यिक संस्थाओं के देयों पर ब्याज में 3 माह की छूट का निर्णय लिया है। और इस संबंध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा मंगलवार को सभी प्रमुख औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। और विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि 22 मार्च से 30 जून 2020 तक की अवधि के सभी प्रकार के देयों को यदि 30 जून 2020 तक जमा कर दिया जाता है तो उस धनराशि पर विलंब से भुगतान करने पर लागू ब्याज नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान मुंबई और पुणे के क्षेत्रों में दी गई छूट को महाराष्ट्र सरकार ने किया रद्द। जी हम बात करें कि कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। लॉकडाउन के दौरान मुंबई और पुणे के क्षेत्रों में दी गई छूट को रद्द कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि लोग जिम्मेदारी से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, इसलिए छूट को हटाना पड़ा है। और इसके साथ ही राज्य सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के चलते राज्य की बाकी हिस्सों में आंशिक छूट जारी रहेगी। अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, खासकर मुंबई में स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में आज कोरोना के 552 नए मामले सामने आए हैं और 19 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5218 हो गई है और जान जाने वालों की संख्या 251 हो गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में आज 150 कोरोना मरीजों का इलाज के बाद अस्पताल में डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। और वहीं अब तक की महाराष्ट्र में 722 कोरोना मरीजों को ठीक किया जा चुका है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात के हालात भी डराने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से गुजरात में लगातार 100 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। मंगलवार को भी 127 मामले सामने आए और संक्रमितों का आंकड़ा 2000 को पार कर 2066 पर पहुंच गया है। और अब अगली खबर बता दें कि गोवा के कोरोना मुक्त होने के दावे पर विपक्ष ने उठाए सवाल, कहा और टेस्ट होने जरूरी। जी हम बात करें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट करते हुए गोवा को कोरोना मुक्त घोषित किया है। और उधर विपक्ष ने गोवा सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि कोरोना की सही स्थिति का आकलन करने के लिए पर्याप्त टेस्ट होना बहुत जरूरी है। गोवा में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गिरीश चोंडाकर ने कहा है कि गोवा सरकार 3 दिनों से 7000 सर्वेक्षणों के साथ 5 लाख घरों में कोरोना के टेस्ट का दावा कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी ट्वीट करके गोवा को कोरोना फ्री घोषित किया है, लेकिन भाजपा सरकार की ये जल्दबाजी गोवा वासियों के लिए चिंता का विषय है। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य सरकार के इन दावों पर सवाल खड़े किए हैं कि कोरोना की स्थिति का आकलन करने के लिए पर्याप्त टेस्ट कराए जाने की सलाह दी है। उन्होंने आगे कहा कि गोवा सरकार ने राज्य में सभी 7 मामलों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद कोरोना फ्री होने का दावा किया है, लेकिन सरकार इसके खतरनाक पहलू को अनदेखा कर रही है। यहाँ अब तक की 16 लाख जनसंख्या में से सिर्फ 0.4% लोगों का ही टेस्ट किया गया है।
और अब बता दें कि रमजान के दौरान मक्का मदीना की मस्जिदों में नहीं होगी नमाज, सऊदी प्रशासन ने लगाई रोक। जी आपको बता दें कि इस बार सऊदी अरब के मक्का और मदीना स्थित दो बड़ी मस्जिदों में रमजान के महीने के दौरान नमाज नहीं होगी। सऊदी प्रशासन ने रमजान का महीना शुरू होने से पहले ही रोक को बढ़ा दिया है। अरब न्यूज के अनुसार ये फैसला कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लिया गया है और इस महामारी से बचाव के लिए मक्का स्थित ग्राउंड मस्जिद और मदीना स्थित प्रोफेट मस्जिद में रमजान के दौरान नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है। इन दोनों मस्जिदों के अध्यक्ष जनरल शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज अल सुदैस ने ट्वीट कर बताया कि मक्का की मस्जिद अल हरम और अल मस्जिद अल नबवी में रमजान के दौरान लाउडस्पीकर पर अजान की जाएगी, लेकिन इन मस्जिदों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब ने 19 मार्च से ही देश की मस्जिदों में नमाज अदा करने पर रोक लगाई हुई है और इसके साथ ही सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला अल शेख ने लोगों से अपील की है कि इस महामारी के मद्देनजर अगले हफ्ते से शुरू होने वाले रमजान के महीने में तरावी की नमाज के साथ ही ईद की नमाज को भी घर पर ही पढ़ें ताकि सऊदी में वायरस का संक्रमण फैलने से रोका जा सके। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन खतरे में, सर्जरी के बाद से हालात खराब, अमेरिका रख रहा है नजर। जी आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं है। देश के नेता किम जोंग उन की हालात सर्जरी के बाद खराब है। आपको बता दें कि CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग इस समय खतरे में है और उनका अमेरिका इस स्थिति में जुड़ी इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर करीब से नजर रख रहा है। 15 अप्रैल को किम के दादा किम सुंग जन्मदिन और नॉर्थ कोरिया का स्थापना दिवस होता है। किम आमतौर इस मौके पर होने वाले समारोह में वह हिस्सा लेते आए हैं, मगर इस वर्ष वे समारोह से गायब थे। इसके बाद से ही इस बात पर आशंकाएं जताई जा रही हैं कि किम का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनकी हालात खराब हैं। आपको बता दें कि सरकारी मीटिंग से 4 दिन पहले किम को देखा गया था। एक और अमेरिकी अधिकारी ने CNN को बताया कि किम की हेल्थ से जुड़ी जो भी जानकारियां आ रही हैं वे सही हैं। हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उनकी हालात किस हद तक खराब है। साउथ कोरिया आधारित अखबार डेली NK जो सिर्फ नॉर्थ कोरिया पर आधारित खबरें प्रकाशित करते हैं, उसकी तरफ से भी जानकारी दी गई है कि 12 अप्रैल के बाद से ही किम लगातार कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्रक्रिया पर हैं। और अब बता दें कि कोटा से छात्रों को वापस लाने पर नाराज हेमंत सोरेन ने PM मोदी को किया फोन, बोले एक देश में दो तरह के कानून क्यों। जी हाँ, आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन है, ऐसे में जो जहां है वहीं पर रुका हुआ है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राजस्थान के कोटा में फंसे यूपी के छात्रों की घर वापसी के लिए बसें भेजी, उसका अब विरोध हो रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके अपनी आपत्ति जताई। सोरेन ने प्रधानमंत्री को फोन करके एक देश में दो तरह के कानून पर अपना विरोध जताया। बता दें कि केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद 5 राज्य अपने प्रदेश के बच्चों को कोटा से वापस लाने का प्रतिबंध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही अपने छात्रों को बस से वापस ला चुकी है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़ और असम भी राजस्थान में फंसे अपने छात्रों को वापस लाने की तैयारी कर रही है। इस बाबत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जानकारी दी है कि सोरेन ने कहा है कि यूपी के CM आदित्यनाथ ने जिस तरह से राजस्थान छात्रों को लाने के लिए बसें भेजी, उसके बाद इसी तरह की मांग झारखंड में भी लोग कर रहे हैं। हमें माता पिता से इस तरह के कॉल आ रहे हैं जो हमसे इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि आप इस तरह के इंतजाम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार को थोड़ी छूट देनी चाहिए जिससे कि जो जहां पे लोग फंसे हैं वो निकल कर अपने गांव देश जा सके? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में आपको बता दें, मौलाना साद आए सामने, बोला कोरोना के लिए जमात जिम्मेदार नहीं, मरकज में नहीं होता है गैर कानूनी काम। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण से इस समय पूरा देश संकट की स्थिति में है। करीब 19,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 600 से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और इसके प्रमुख मौलाना साद की लगातार तलाश की जा रही है। और जब से मरकज का मामला सामने आया है उसके बाद से ही मौलाना साद फरार है। इस बीच साद पहली बार मीडिया से बात की है और कई सवालों के जवाब भी दिए हैं। आपको बता दें, हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में साद ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के लिए जमात को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। मौलाना साद लगातार दिल्ली पुलिस से बच रहे हैं, लेकिन अब तक 2 बार उन्होंने अपने अनुयायियों को ऑडियो टेप के माध्यम से संबोधित कर चुके हैं। अंग्रेजी मीडिया के साथ बातचीत में साद ने कहा कि मरकज की इमारत में कोई भी गैर कानूनी गतिविधियां नहीं हुई हैं।
उनसे धार्मिक कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं लेने पर कहा। मरकज निजामुद्दीन मूल रूप से एक मस्जिद है जहां सालों भर सामान्य धार्मिक उपदेश दिए जाते हैं। साद ने कहा कि मस्जिद होने के नाते मुझे नहीं लगता कि भवन के भीतर उपदेश देने या धार्मिक प्रवचन के लिए अनुमति की कोई आवश्यकता है। साद ने कहा, मैं होम क्वारंटाइन में हूं और पुलिस को उसके ठिकाने के बारे में पूरी जानकारी है। मालूम हो कि दिल्ली पुलिस ने साद को पहले कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहा था, लेकिन साद ने अब अपना कोरोना टेस्ट नहीं कराया है। दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद कांधलवी जमात से संबंधित ट्रस्ट और अन्य के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 31 मार्च को मौलाना और 7 अन्य के खिलाफ निजामुद्दीन थाने के SHO की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी। और अब अगली खबर में आपको बता दें, पीएम मोदी से उर्दू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने किया आग्रह, क्या 24 मई तक बढ़ जाएगा लॉकडाउन। जी हां, आपको बता दें, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति फिरोज बख्त अहमद ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ाने से रोकने के लिए लॉकडाउन रमजान के पवित्र महीने के खत्म होने तक 24 मई बढ़ा देना चाहिए। उन्होंने पत्र में ये भी कहा कि अगर लॉकडाउन 3 मई के बाद खोला जाता है तो ऐसे में बहुत सारे लोग खरीदारी करने और इबादत के लिए एकत्र हो सकते हैं। रमजान का महीना इस सप्ताहांत आरंभ होगा। अहमद ने तबलीगी जमात से जुड़ी घटना और कुछ स्थानों पर चिकित्सकों पर हमले की खबरों का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह की चीजों को लेकर वे मुस्लिम समुदाय की तरफ से माफी चाहते हैं। उनके पत्र के बारे में पूछे जाने पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार सही समय पर फैसला कर रही है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में अहमद ने PTI भाषा से कहा है, मैं जो बातें कर रहा हूं वो देश हित और मुस्लिम समाज के हित में है। तबलीगी जमात की घटना के बाद अब ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिसके लिए हमारे समुदाय को जिम्मेदार ठहराया जाए। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात के लोगों की वजह से पूरे मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि मुसलमानों का बहुत छोटा तबका इससे संबंधित है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण शूटिंग सेट पर फंसे हैं राधा कृष्ण के एक्टर्स। 180 क्रू मेंबर्स भी हैं साथ में। जी आपको बता दें, कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ। ऐसे में टीवी सीरियल्स राधा कृष्ण के लीड एक्ट्रेस सुमेध मुदलकर और मल्लिका सिंह अपने क्रू मेंबर्स के साथ पिछले 1 महीने से लोकेशन सेट पर ही अटक गए हैं। दरअसल राधा कृष्ण की शूटिंग मुंबई से दूर महाराष्ट्र बॉर्डर के पास उमरगांव में होती थी और अब जब कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़े और प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की, तभी सीरियल के एक्टर्स सेट पर शूटिंग कर रहे थे और इनके साथ 180 क्रू मेंबर भी थे। इसलिए ये सब लोग मिलकर उमरगांव के इस सीरियल की शूटिंग लोकेशन पर ही फंसे हुए हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। खबरों की माने तो सीरियल्स की शूटिंग तो 18 मार्च को ही बंद हो गई थी। सीरियल्स में लीड करने वाले दोनों कैरेक्टर्स ने लॉकडाउन के पहले ही वापस आ जाना था, लेकिन सीरियल्स में उग्रपद की भूमिका निभा रहे नियम वाली को उमरगांव में कुछ काम था, जिसके बाद उन्होंने ये तय किया था कि ये काम करके वे वापस निकलेंगे। फिर लॉकडाउन की घोषणा हो गई। ऐसे में सब उसी जगह पर फंस गए। और अब बता दें कि विक्की कौशल और राजकुमार राव की सोसाइटी सील। 11 वर्षीय बच्ची हुई कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ, आपको बता दें अभिनेता विक्की कौशल और राजकुमार राव के आवास परिसर ओबराय स्प्रिंग्स को बीएमएस द्वारा आंशिक रूप से सील कर दिया गया है, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ 11 वर्षीय बच्ची कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई है। मुंबई के अंधेरी स्थित ओबराय स्प्रिंग्स में अहमद खान, चित्रांगना सिंह, भट्ट खन्ना, सपना मुखर्जी, नील नितिन, मुकेश पत्रलेखा जैसी सहित कई अन्य बॉलीवुड हस्तियों के घर हैं। बताया जा रहा है कि 11 वर्षीय लड़की सी विंग में रहने वाले एक डॉक्टर की बेटी है। स्पॉट बॉय की रिपोर्ट के अनुसार सी विंग को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जबकि अन्य ए और बी विंग को आंशिक रूप से सील किया गया है। आपको बता दें फैशन अभिनेता अर्जुन बाजवा ने स्पॉट बॉय से बातचीत में कहा कि हम लिफ्ट तक जाने से भी बच रहे हैं। बाकी के विंग ए और बी के सभी लोग सख्त क्वारंटाइन में चले गए हैं। अर्जुन सिंह विंग ने चित्रांगना सिंह, प्रभुदेवा, भट्ट खन्ना, राहुल देव, मुग्धा गोडसे और विपुल शाह के साथ रहने को कहा जा रहा है। बीएमसी ने पूरे परिसर को सैनिटाइज कर दिया है और निवासियों को अब संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करने पड़ रहे हैं।
और आप जान लेते हैं देश भर के मौसम का हाल कि इन राज्यों में अगले 24 घंटे से 48 घंटों में होगी बारिश और ओलावृष्टि। मौसम की है चेतावनी। जी आपको बता दें, मौसम के मिजाज में बदलाव के चलते देश के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से बादल छाए रहने और कई जगहों पर बारिश होने से तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है और कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश भी हुई है। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए कई जगहों पर बारिश होने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार अभी कई दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। आईएमडी ने आगामी 5 दिनों के लिए बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि अरुणाचल प्रदेश, गंगे पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, केरल, माहे और कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। और अब बता दें कि भारी गिरावट के साथ बंद हुआ सोना, चांदी में भी जोरदार मंदी। जानिए क्या है भाव। अब बता दें, वायदा बाजार में सोने का भाव मंगलवार को भी गिरावट के साथ बंद हुआ है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर मंगलवार को 5 जून यानी 2020 के सोने का भाव 0.88% या 401 रुपए की गिरावट के साथ 45,313 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। और वहीं 5 अगस्त 2020 के सोने के वायदे कीमत की बात करें तो ये मंगलवार को एमसीएक्स पर 0.90% या 414 रुपए की गिरावट के साथ 45,470 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई है। लॉकडाउन के कारण भारत में सोने चांदी का हाजिर बाजार मंगलवार को भी बंद रहे। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।